नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। शाम के 7 बज चुके हैं, वक्त है सत्याग्रह का। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। चलिए सत्याग्रह में आगे बढ़ेंगे। निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा ने नगर निगमों पर जीत के लिए मेगा प्लान तैयार कर लिया है। यूपी के 17 नगर निगमों पर एक बार फिर से भाजपा की जीत दर्ज करने के लिए भाजपा ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। 17 नगर निगमों में भाजपा 68 सामाजिक सम्मेलन करेगी। हर नगर निगम में 4 सम्मेलन आयोजित होंगे, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, बीएल वर्मा, एसपी सिंह बघेल, भानु प्रताप वर्मा के अलावा यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के अलावा कई राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री भी शामिल होंगे। हमारा जो नीचे का सिस्टम है वो वार्डों के प्रत्याशी, नगर पालिकाओं के प्रत्याशी, नगर पंचायतों के प्रत्याशी, मेयर के, सब पर हमारी टीम होमवर्क कर रही है। 2017 में हुए नगर निकाय चुनावों में भाजपा ने 16 में से 14 सीटों पर कब्जा किया था, जबकि बसपा ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। शाहजहांपुर भी नगर निगम घोषित होने के बाद इस बार नगर निगमों की संख्या 17 हो गई है। ऐसे में भाजपा वोटर्स के बीच नाराजगी दूर करने के अलावा पिछली सफलता दोहराने के लिए हर वर्ग को पाले में लाने की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि नगर निकाय चुनाव की तारीखों का बहुत जल्द ऐलान होने वाला है। और निकाय चुनाव के लिए बसपा ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और इसी को लेकर लखनऊ में मायावती ने एक बड़ी बैठक की। निकाय चुनाव को लेकर बसपा की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चुनाव की तैयारियों की कमान खुद बसपा सुप्रीमो मायावती संभाल रही है। और निकाय चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए यूपी के सभी 75 जिलों के मंडल कोऑर्डिनेटर्स और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें मायावती ने निकाय चुनाव तक पार्टी की सभी गतिविधियों को स्थगित कर दिया है। माननीय बहन जी ने ये तय किया कि हमारे अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों को और वर्करों को जो अन्य प्रोग्राम दिए गए थे बूथ स्तर पर काम करने के लिए, सेक्टर स्तर पे वो संगठन तैयार करने के लिए, तो इन सारे कामों को तब तक स्थगित कर दिया गया है जब तक नगर निकाय का चुनाव संपन्न नहीं हो जाता। यानी हम सारा फोकस नगर निकाय के चुनाव पे करने जा रहे हैं। इसके अलावा बसपा की दलित वोट बैंक को मजबूत करने के लिए मायावती ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए अब पार्टी कार्यकर्ताओं को अम्बेडकर जयंती मंडल स्तर के बजाय अब टाउन स्तर पर मनाने का आदेश दिया है। और यही नहीं, हम जो बाबा साहेब की जयंती जो पहले मंडल स्तर पर मनाते थे, इस बार की जयंती बाबा साहेब की हम टाउन एरिया स्तर पर मनाएंगे। जहां नगर पालिका है नगर पालिका स्तर पर मनाएंगे, जो नगर निगम की सीटें हैं नगर निगम के स्तर पर मनाएंगे। दरअसल निकाय चुनाव बसपा के लिए ताकत परखने का बड़ा मौका है, जिसके परिणाम 2024 से पहले पार्टी की तैयारियों पर बड़ा असर डालेंगे। पार्टी निकाय चुनाव के लिए अच्छी तरह से तैयारी कर रही है, मजबूती से तैयारी कर रही है और पिछली बार से ज्यादा बेहतर परिणाम इस बार आएगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सपा प्रमुख अखिलेश यादव इन दिनों नई राजनीतिक इबारत लिखने की कवायद में हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को अपना आदर्श मानने वाली समाजवादी पार्टी को डॉक्टर अंबेडकर के बाद बसपा संस्थापक कांशीराम में अपना सियासी भविष्य दिखने लगा है। शायद इसलिए ही 3 अप्रैल को सपा प्रमुख रायबरेली में बसपा के संस्थापक कांशीराम की प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं। सपा के इस राजनीतिक दांव पर बसपा सुप्रीमो ने निशाना साधा। सपा ने मान्यवर श्री कांशीराम जी के नाम को भुनाने की नई पैंतरेबाजी शुरू कर दी है, जबकि सपा का दलितों, अति पिछड़ी जातियों और इनके मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर श्री कांशीराम के प्रति एहसान फरामोशी और इनका राजनीतिक द्वेष, जातिवादी विद्वेष का लंबा इतिहास पूरी तरह से लोगों के सामने है, जिसके लिए उन्हें कभी माफ नहीं किया जा सकता। बसपा ही नहीं, भाजपा ने भी अखिलेश यादव के प्रतिमा के अनावरण पर सपा पर सवाल खड़े किए। चुनावी प्रेम को समाज के सब वर्गों के लोग, सब लोग जानते हैं और समाजवादी पार्टी के चरित्र को भी जानते हैं। सपा अपने यादव मुस्लिम वोट बैंक को साधे रखते हुए बसपा के दलित मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। इसलिए अंबेडकर की विरासत और बसपा नेताओं को अपनाने के साथ साथ अखिलेश यादव अब मायावती की सियासत की सबसे बड़ी ताकत रहे कांशीराम पर दाव लगाने जा रही है। चलिए सत्याग्रह में आगे बढ़ते हैं। निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। निकाय चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। सपा यूपी में भाजपा को टक्कर देने के लिए यूपी की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और जो महंगाई हुई है वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से न केवल हर चीज़ की महंगाई हुई है बल्कि दवाओं की भी महंगाई बढ़ गई है और ये राजनीतिक भावना जो रही उनकी, जिसके कारण आज पूरा उत्तर प्रदेश उलझ गया है। फिलहाल सपा का उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी और पल्लवी पटेल की अपना दल कमेरावादी पार्टी के साथ गठबंधन है। अखिलेश के आरोपों का जवाब दिया है यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। सपा माने पिछड़ा विरोधी, सपा माने दलित विरोधी, सपा माने गरीब विरोधी, सपा माने गुंडा समर्थक, अपराधी समर्थक, दंगाई समर्थक, माफिया समर्थक, जमीन पर कब्जा करने वालों के समर्थक। सपा मतलब राजनीतिक दल नहीं थी,
राजनीतिक जानकारों की माने तो निकाय चुनाव के साथ साथ अखिलेश यादव केंद्रीय राजनीति में अपनी छवि बनाने में जुटे हैं। वो न सिर्फ अलग अलग राज्यों में पार्टी उम्मीदवार उतार रहे हैं, बल्कि गैर भाजपाई पार्टियों के आयोजनों में भी हिस्सा ले रहे हैं, जिसे लेकर भाजपा समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। और चलिए अब सत्याग्रह में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में 20 दिन के बाद चारधाम की यात्रा शुरुआत होनी है, लेकिन मौसम के बिगड़ते मिजाज के चलते यात्रा की तैयारियां ठप पड़ी। 22 अप्रैल से गंगोत्री धाम की यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन बारिश और बर्फबारी यात्रा की तैयारियों के लिए डबल मुसीबत साबित हो रही है। यात्रा की तैयारियों को लेकर उत्तरकाशी प्रशासन ने होटल व्यवसायियों, व्यापार मंडल और टैक्सी यूनियन के लोगों के साथ बात की है। यात्रा के सफल आयोजन के लिए प्रशासन ने गंगोत्री और यमुनोत्री धाम को 12 सेक्टर्स में बांटा है। डीएम का कहना है कि यात्रा शुरू होने से पहले सभी तैयारियां चाक चौबंद कर ली जाएंगी। यही हाल केदारनाथ धाम का भी है, जहां रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से केदारनाथ में चल रही तैयारियां बंद है और केदार घाटी में पुनर्निर्माण का काम भी ठप पड़ा है। केदार घाटी में आमतौर पर फरवरी के बाद बर्फबारी का सिलसिला थमने लगता है, लेकिन इस बार मार्च महीने में भी केदारनाथ में हो रही बर्फबारी से शासन प्रशासन के माथे पर शिकन पड़ी है, क्योंकि 15 अप्रैल से ही केदारनाथ धाम में स्थानीय लोगों की आवाजाही शुरू होने जा रही है। भाजपा की निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच पश्चिमी यूपी से भाजपा के लिए परेशान कर देने वाली एक खबर सामने आ रही है। पश्चिमी यूपी में ब्राह्मण समाज ने भाजपा से अपनी भागीदारी के मुताबिक हिस्सेदारी का नारा बुलंद कर दिया है। मेरठ में ब्राह्मणों के एक संगठन ने सभा करके भाजपा से ब्राह्मणों को प्रत्याशी बनाने की मांग की है। मांग न मानने पर निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने की चेतावनी दी है। तो इसमें हम लोगों को जिस हिसाब से हम लोगों की जनसंख्या है, लगभग 18% जनसंख्या है, तो कम से कम उसी हिसाब से हमें भागीदारी मिलनी चाहिए। और जब हमें ना मिल करके अन्य जातियों को जो है इस तरीके से भागीदारी दी जा रही है, हमसे ज्यादा बढ़ करके उनको दी जा रही है, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। हालांकि राष्ट्रीय परशुराम परिषद नाम के ब्राह्मणों के संगठन के संस्थापक और पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री सुनील भराला ने कहा है कि वो भाजपा आलाकमान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मुद्दे पर बात करेंगे। निकाय चुनाव में ब्राह्मणों को प्रतिनिधित्व देने की मांग करेंगे। इस पर मुख्यमंत्री से बात करेंगे और केंद्रीय नेतृत्व से बात करेंगे इसमें जाकर के, और ये सारे लोग चलेंगे और उस पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय जेपी नड्डा साहब और देश के हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के सामने भी ये विषय रखा जाएगा। सुनील भराला फिलहाल भले ही बीच का रास्ता निकालने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनका संगठन इस मुद्दे पर भाजपा से आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में दिख रहा है, और अगर ऐसा होता है तो पश्चिमी यूपी में निकाय चुनाव से पहले भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। वाराणसी के आकांक्षा दुबे सुसाइड केस में एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक कुछ भी ठोस सबूत नहीं लगा है। मुख्य आरोपी भोजपुरी अभिनेता समर सिंह भी फरार है। एबीपी गंगा के पास समर सिंह और उसके मैनेजर मोहम्मद अफजल के पासपोर्ट की कॉपी है। एबीपी गंगा को सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, समर सिंह विदेश भागने की फिराक में है और अपने मैनेजर की मदद से बैंकॉक भागने की तैयारी में है। ये वही अफजल है जिसके पास आकांक्षा दुबे के सभी कामों का हिसाब किताब रहता था। इसके साथ ही आकांक्षा दुबे का मोबाइल फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। अभिनेत्री के मोबाइल फोन में कई सबूत मिलने की संभावना है। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ने फॉरेंसिक रिपोर्ट जल्द तैयार करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। आकांक्षा दुबे के वकील ने इस पूरे मामले में पुलिस टीम के एक्शंस को संदिग्ध बताया है। एक तो थाना सारनाथ की पूरी भूमिका इस मामले में संदिग्ध है, और थाना सारनाथ ने जो प्रथम सूचना के लिए जो प्रार्थना पत्र दिया गया था उसको बदलवा करके दूसरा प्रार्थना पत्र लेकर के उस पर एफआईआर दर्ज किया। दरअसल 26 फरवरी को भोजपुरी सिनेमा की अभिनेत्री आकांक्षा दुबे ने वाराणसी के सारनाथ के एक होटल में फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। आकांक्षा की मां ने भोजपुरी सिनेमा के सिंगर समर सिंह और उसके भाई संजय सिंह पर हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। पुलिस अब आकांक्षा दुबे की मोबाइल को फॉरेंसिक जांच में भेजी हुई है, ताकि फॉरेंसिक रिपोर्ट से ये साबित हो पाए कि आकांक्षा दुबे की मौत की मिस्ट्री का रहस्य क्या है। उमेश पाल हत्याकांड में यूपी एसटीएफ ने बड़ा एक्शन लिया है। एसटीएफ ने हत्याकांड में साजिश रचने के आरोपी माफिया अतीक अहमद के बहनोई को मेरठ से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बाहुबली अतीक अहमद के बहनोई अखलाक अहमद को एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत पकड़ा है। बताया जा रहा है कि अतीक अहमद का बहनोई अखलाक अहमद मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र के भवानी नगर में रहता है। अखलाक अहमद ने उमेश पाल हत्याकांड में आरोपियों को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था। उमेश पाल हत्याकांड के बाद कई बार पहले भी अखलाक से पूछताछ की गई थी। एसटीएफ का दावा है कि अखलाक ने न सिर्फ शूटर्स को पनाह दी, बल्कि उनको पैसे देकर साजिश में भी शामिल हुआ। इसके अलावा अखलाक ने कई अहम जानकारियां दी हैं। खबरों के मुताबिक अतीक के बहनोई ने अतीक से कई बार बात की थी। साथ ही आरोपी असद और परिवार के दूसरे लोगों से भी संपर्क में था।
हत्याकांड के बाद बमबाज गुड्डू और दूसरे शूटर अखलाक के घर पर एक रात रुके थे और अखलाक ने उमेश पाल के शूटर्स को पैसे भी दिए थे। इतना ही नहीं, अखलाक अतीक अहमद की काली दुनिया का सबसे बड़ा राजदार है, जो अतीक के जेल जाने के बाद उसके काली दुनिया का काम भी देखता था। ऐसे में अखलाक की गिरफ्तारी उमेश पाल केस में एक अहम कड़ी साबित हो सकती है। एसटीएफ ने डॉक्टर अखलाक को मेरठ के नौचंदी थाना इलाके के भवानी नगर से गिरफ्तार कर लिया और जब पूछताछ हुई तो कई बड़े राज डॉक्टर अखलाक ने उगले हैं। उमेश पाल हत्याकांड के बाद जो शूटर्स हैं वो मेरठ में आकर रुके थे और उनको फंडिंग भी डॉक्टर अखलाक ने ही की थी। यूपी बोर्ड और सीबीएसई के सिलेबस में बड़ा बदलाव किया गया है। उत्तर प्रदेश में अब बच्चे मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ सकेंगे। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT ने यूपी बोर्ड और सीबीएसई के 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव किया है। NCERT ने 2023-24 के शैक्षिक सत्र से 12वीं में चलने वाली इतिहास की किताब भारतीय इतिहास के कुछ विषयों को हटा दिया है। सिलेबस से मुगलों का चैप्टर क्लोज किए जाने का भाजपा ने समर्थन किया है। इससे आने वाली पीढ़ियों को अच्छी संस्कार, अच्छी शिक्षा की जरूरत थी। जिसे कांग्रेस की अगुवाई में इस देश के अंदर झूठा इतिहास पढ़ाया जाता था, बच्चों को गुमराह किया जाता था। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी इसे सांस्कृतिक विरासत के परिचित कराने की बात की है। संस्कृत हमारी सांस्कृतिक विरासत है। हम अपने सभी नई पीढ़ी को अपनी विरासत से परिचय कराना चाहते हैं। पुराने काल में हमारी संस्कृत से लोगों को वंचित किया जा रहा था। इसके अलावा 11वीं के इतिहास की किताब से इस्लाम का उदय, औद्योगिक क्रांति, संस्कृतियों में टकराव और समय की शुरुआत हटा दिए गए हैं। तो नागरिक शास्त्र की किताब से शीत युद्ध और अमेरिकी वर्चस्व का चैप्टर हटा दिया गया है। यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यांश शुक्ल ने साफ किया कि नए सिलेबस को सब्जेक्ट के मुताबिक बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। साथ ही नए पाठ्यक्रम के मुताबिक किताबें बाजार में उपलब्ध हैं। माफिया कुंटू सिंह की कुर्क जमीन की करीब 12 साल में 3 बार बिक्री से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन ये कैसे हुआ इससे प्रशासन पूरी तरीके से अनजान नजर आ रहा है। लापरवाही ऐसी, एक जमीन की 3 बार हो गई बिक्री, वो भी प्रशासन के नाक के नीचे। और जब खबर सामने आई तो प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। खबर है आजमगढ़ की, जहां माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह की कुर्की गई जमीन की 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार बिक्री हुई। बता दें कि 2008 में कुंटू सिंह की करीब 3 बीघा जमीन कुर्क हुई, जिसके बाद 2010 में तथ्यों को छिपाकर सगड़ी के चांदपाड़ निवासी शमशाद को बेच दी गई। फिर 2018 में शमशाद ने जियनपुर निवासी मुनिराज को बेची। 2022 मुनिराज ने शमशाद को ही फिर से बेच दी। तो कुछ समय बाद वो पैसा नहीं चुका पाई तो मुनिराज को उन्होंने अपनी ज़मीन रजिस्ट्री की। तो समय बीतने पर उन्होंने 17 लाख रुपया जब वापस किया तो पुनः मुनिराज जो है शमशाद बेगम को वो ज़मीन उनको रजिस्ट्री कर दिए। अब इस पता में हम लोग को नहीं पता था कि ये ज़मीन किसकी है और ना ही कुंटू सिंह से हमारा कोई संपर्क है। बहरहाल मामला सामने आने के बाद पुलिस ने माफिया कुंटू सिंह समेत तीनों बेनामेदारों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन माफिया की कुर्क जमीन की 3 बार बिक्री और रजिस्ट्री ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रदेश में अतिक्रमण पर अटैक जारी है। एटा में पूर्व सपा विधायक के घर पर बुलडोजर का पीला पंजा चला है। अतिक्रमण के खिलाफ योगी सरकार का बुलडोजर लगातार और जोर से गरज रहा है। अब ये तस्वीर देखिए, कैसे अवैध कब्जों पर बुलडोजर का पीला पंजा चल रहा है। बता दें कि तस्वीर एटा की है, जहां प्रेम नगर में पूर्व सपा विधायक रामेश्वर सिंह यादव और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह यादव के घर पर यह कार्रवाई हुई। ये घर एक नाले के बाहर अवैध कब्जा करके बनाया गया था। विधायक समाजवादी पार्टी के रामेश्वर सिंह यादव और जिला पंचायत अध्यक्ष पूर्व जोगेंद्र सिंह यादव का मकान है, जिस पर कि बुलडोजर चलाया जा रहा है। कुल मिलाकर जो 15 दिन का अतिक्रमण हटाओ अभियान उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है, उसका असर एटा जनपद में दिखाई दे रहा है। बता दें कि अगले 2 हफ्ते ऐसे ही जिले में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन जारी रहेगा। 15 दिनों तक एटा नगर में, एटा जनपद में ये अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी रहेगा। कुल मिलाकर जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी ने 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में अतिक्रमण हटाने का जो निर्देश दिया था, जो आदेश दिया था, उसका साफ साफ असर एटा जनपद में देखा जा सकता है। रामनगरी में अनोखे 13वीं संस्कार का आयोजन हुआ, जिसमें बाकायदा एक सुंदर कांड का पाठ और शांति भोज का भी आयोजन किया गया। इस आयोजन की सबसे खास बात यह रही कि 13वीं संस्कार किसी इंसान का नहीं बल्कि एक जानवर का हुआ। इसे आस्था कहें, भक्ति या इंसान का जानवरों के प्रति प्रेम, लेकिन रामनगरी अयोध्या में एक बंदर का 13वीं संस्कार और अखंड रामायण पाठ आयोजन चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि कुछ दिन पहले एक दुर्घटना में एक बंदर की मौत हो गई थी, जिसके बाद लोगों ने हनुमान जी का स्वरूप मानते हुए विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया और 13 दिन के बाद 13वीं संस्कार आयोजित किया गया। बंदर की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के कारण उसका दाह संस्कार किया गया था और 13 दिन पूर्व 13 दिन बाद जो है
उसी के 13वीं संस्कार और समझ लिया जाए या सुंदरकांड का पाठ करा के। बंदर की 13वीं संस्कार में विशाल भंडारा लगाकर शांति भोज का आयोजन हुआ। यहाँ लोगों का उत्साह भी खूब देखने को मिला। एक जानवर के प्रति लोगों में ऐसी आस्था की हर कोई तारीफ कर रहा है। साथ ही जानवरों के प्रति लोगों का नजरिया बदलने की दिशा में भी सकारात्मक पहल है। जब परिजन लागे, रखवारे जब परिजन लागे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।